हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो कल से वीडियो 8 बजे आएगी। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज है 8 सितंबर और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी 2023 के लिए थीम क्या रखी गई है? तो परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण, यानी कि प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। अच्छा, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग से बात करना चाहूंगा। अगर आप लोग का टाइम खराब है तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते यार? मतलब कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 500 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन देख रहे हैं कितना वीडियो? तो 100-200 के आसपास भी वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो बाकी सब क्या कर रहे हैं? देखिए, यही रेशियो ना, सेम रेशियो यूपीएससी के एग्जाम में भी है। आप कहेंगे आप तो ये कुछ गलत ही बोल रहे हो। गलत नहीं, देखिए पता नहीं कितने सारे लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी एग्जाम की, लेकिन 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उसमें से भी 5 लाख लोग ही जो है फ्री में बैठते हैं, और उसमें से भी कुछ ऐसे रहते हैं जो पहली बार बैठ रहे हैं, जो मज़ाक में बैठ रहे हैं, जिनको लगता है यार अच्छा यूपीएससी का एक बार देख के आते हैं, जिनको ये लगता है कि बस एक बार मैं बैठ गया तो हो जाएगा। इस तरीके के माइंडसेट के बैठते हैं। जो उसमें से भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो मॉक नहीं दिए रहते हैं बिल्कुल भी, रिवीजन नहीं किए रहते हैं, फिर भी बैठ जाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। सिर्फ़ ये देखने के लिए कि एग्ज़ाम होता कैसे है, या फिर प एक बार बैठ जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर अगली बार अच्छे से निकाल के दिखाएँगे। तो यही रेशियो यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी है। जैसे यहाँ पे आप वीडियो पे देख सकते हैं ना, जिनको लगता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। लगभग 500 सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से वीडियो देखते हैं 100। उसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लो, तो पार्टिसिपेट कितने करते हैं? उसमें से पार्टिसिपेट करते हैं 15 से 20। ये रेशियो आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेगा। तो जिनको ये लगता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन है ही नहीं, बस हम बढ़ा रहे हैं। फालतू का हम टेंशन लेते हैं कि कॉम्पिटिशन है। अगर हम थोड़ा-सा भी सही तरीके से लेके चले ना, थोड़ा-सा, तो 90 से 95% कॉम्पिटिशन ऐसे ही हट जाएगी। जो कंपटीशन बचती है वो बहुत कम लोगों में होती है, मतलब हज़ारों में होती है कंपटीशन। बस ये लाख वाला जो संख्या है ना, ये सिर्फ़ दिखाने के लिए होता है, ये डेटा है। जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग तो बस ऐसे ही भरे पड़े हैं, बस नाम भर के लिए। कुछ लोग तो नाम भर के तैयारी करते हैं, ये भी पता चला है कि उनको बस ये टेरर बनाने में मज़ा आता है कि हाँ, ब बच्चा तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, इलाहाबाद है, दिल्ली है, मतलब उनको मज़ा आता है ये टेरर बनाने में। गाँव में एक भाव बना रहता है, भौकाल जिसको कहते हैं ना। तो देखिए ऐसा मत करिए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो प्रॉपर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर बताइए। सब्सक्राइब किया आप सबने तो कुछ सोच समझ के किया होगा, तो वीडियो देखिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई कमी है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे ये पॉइंट सही से नहीं समझाया गया है, या ये कमी है इसको सुधारिए। तो इसी तरीके से जब तक आप बताएँगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि कमी कहाँ पे थी, कहाँ पे सुधार करना है। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है, कोई खराबी है, कोई शिकायत है आपकी, कोई सुझाव है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स इसीलिए ओपन रखा गया है ना, ताकि आप लोग कमेंट करके सुझाव दे सकें। नहीं तो कमेंट बॉक्स ओपन रखने का मतलब ही क्या है? दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गाड़ी चलाते समय या गाड़ी में बैठते समय प्रॉपर सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं? देखिए, अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि कई बार सीट बेल्ट हमारी रक्षा करता है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर पहनिए। देखिए 2017 में यहाँ पे एक डेटा आया था। डेटा किसने दिया था? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने खुद ये डेटा दिया था कि 2017 में सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से लगभग 26,896 लोगों की जान गई थी। कितना? तो 26,000 लग 896 लोगों की जान गई थी। ये 2017 का डेटा है और ये हमारे मंत्रालय ने खुद बताया है, जिसमें से अब इस 26,000 में से भी 16,876 लोग जो थे वो यात्री थे। 16,876 लोग ऐसे थे जो पैसेंजर थे जिनकी जान गई थी। तब यहाँ पे हमारा मंत्रालय एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, उसको कह रहा है रिगियर सीट बेल्ट। इसके तहत ये होगा कि जो सीट बेल्ट होगा, वो एक तो अलार्म सेट रहेगा उसमें कि जब भी सीट बेल्ट कोई नहीं पहना रहेगा तो अलार्म बताएगा कि सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, सीट बेल्ट पहन लीजिए। दूसरा दूसरा होगा ये कि इस तरीके से जो सीट बेल्ट है, अब ये क्या करेगा, तो जो बॉडी के मजबूत पार्ट हैं, जैसे हमारा सीना हो गया, उसके अलावा यहाँ कमर के आसपास का जो क्षेत्र होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डालेगा। यानी हमारे चेस्ट के आसपास प्रेशर ज़्यादा डालेगा। उससे क्या होगा, तो हमारी बॉडी आगे की तरफ नहीं आएगी। जब अचानक से गाड़ी रुकती है तो आप देखेंगे बॉडी एकदम आगे की तरफ आ जाती है। कई बार एक्सीडेंट होता है, तो सीट बेल्ट खींचते हुए फिर भी हमारा सर जाके टकरा जाता है गाड़ी के आगे वाले पार्ट से। तो अब वो चीज़ नहीं होने पाएगी। जो यहाँ पे हमारा चेस्ट है उसके आस-पास ये ज़्यादा प्रेशर डालेगा नहीं, यहाँ के रोक के रखेगा ताकि हमारी बॉडी आगे ना जाए, गाड़ी से टकराए ना। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है जलवायु सुधार या क्लाइमेट प्रिपरेशन के बारे में। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हाल ही में पाकिस्तान में बहुत भीषण बाढ़ आई थी, आप सभी को पता होगा। ये पूरा इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ बनी थी। तो पाकिस्तान ये कह रहा है जो हमारे यहाँ पे बाढ़ आई थी, इसके ज़िम्मेदार हम नहीं थे, इसका ज़िम्मेदार पूरा विश्व था, और विश्व के खास करके ऐसे देश जो ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन बहुत अधिक करते आए हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, जैसे कि यूरोपीय यूनियन हो गया। इस तरीके के जो विकसित देश हैं, इन्होंने ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित किया है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वातावरण में बहुत लंबे समय तक रहती है।
अब इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आई। पाकिस्तान का ऐसा कहना है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसकी वजह से अब आप लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को पैसा देंगे, मुआवजा देंगे। यानी बाढ़ आप लोग की वजह से आई है, आप लोग कार्बन का अधिक उत्सर्जन किए हैं, आप लोग की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐतिहासिक रूप से आप लोग ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, तो आप लोग को मुआवज़ा देना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है जलवायु सुधार का, यानी कि मुआवज़ा देना पड़ेगा ऐसे देशों को जो ऐतिहासिक रूप से अधिक कार्बन उत्सर्जन करते चले आए थे, अधिक लाभ उठाते चले आए। जैसे आप देखिए 1850 से लगभग औद्योगिक युग शुरू हो जाता है। अब जैसे यूके हो गया, उसके अलावा यूएसए हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने आप पे उद्योग धंधे लगाना शुरू कर दिए। अब जब उद्योग धंधे लगाना शुरू कर दिए तो कार्बन उत्सर्जन अधिक होने लगा, कार्बन डाई अधिक उत्सर्जित होने लगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में बहुत लंबे समय तक रहती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन होने लग गया। अब इसी की वजह से जलवायु परिवर्तन होने लग गया। इसीलिए इन लोग को अधिक ज़िम्मेदार माना जा रहा है। अब जब हमारी बारी आई तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन जैसा कॉन्सेप्ट लेके आ गए कि जलवायु बर्बाद हो रही है, पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करो, संगठन करो, ये करो, वो करो। मतलब जो विकासशील देश हैं, इनका आगे बढ़ना इससे देखा नहीं जा रहा। हालाँकि पर्यावरण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। तो हम लोग तो उस पे पहले से ध्यान दे रहे हैं। भारत को देखिए ना यार, भारत एक ऐसा देश है, जहाँ पौधे की भी पूजा होती है, पेड़ की भी पूजा होती है, घास-फूस की भी पूजा होती है। मतलब हमारे यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया गया है। और अब हमारे यहाँ पे जैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है, शायद दुनिया के किसी अन्य देश में ऐसे किया जाता होगा, बताइए? हम लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चौबीसों घंटा ऑक्सीजन देता है। इसी तरीके से हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं। मतलब बहुत सारे पेड़-पौधे की हम लोग पूजा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो आदिवासी समुदाय पाया जाता है, वो लोग भी इसी तरीके से पेड़ों को, पौधों को, वनों को संरक्षित करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि जलवायु सुधार का क्या मुद्दा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, रामकथा पूरी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हो, वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अगर हम भारत की बात करें, तो वर्तमान समय में तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। लेकिन अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कार्बन उत्सर्जन में लगभग 3% ही योगदान रहा है हमारा, भारत का। इस तरीके से बात की जा रही है चीन के बारे में, जो पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। लेकिन इसने 1850 के बाद से कुल उत्सर्जन में लगभग सिर्फ 11% का ही योगदान दिया है। बात करें नुकसान और क्षति के लिए, वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म 2013 में स्थापित किया गया था। जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों को मुआवजा देने की आवश्यकता की पहली औपचारिक स्वीकृति यही थी। तो अगर कभी पूछा जाए कि जलवायु सुधार से या यहाँ पे नुकसान और क्षतिपूर्ति के लिए कौन सा सम्मेलन है, तो वो है वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म 2013 में जो बनाया गया था। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एक स्कीम के बारे में, उसका नाम है शक्ति नीति। ये विद्युत क्षेत्र से जुड़ी हुई एक नीति है। इसको किसके द्वारा लाया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर या विद्युत मंत्रालय के द्वारा या ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लाया गया। तो हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानने वाले हैं। ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के B5 के तहत वित्त, स्वामित्व और संचालन के आधार पर प्रतिस्पर्धा आधार पर 4500 मेगावाट की सकल बिजली की खरीद के लिए एक योजना की घोषणा की है। इस वजह से चर्चा में है। अब इस योजना की मुख्य विशेषताएं हम जानते हैं। तो बात की जा रही है कि योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। अप्रैल 2023 से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। कोयला मंत्रालय से इसके लिए लगभग 27 एमटीपीए। अब यहाँ पे एमटीपीए क्या है? इसका पूरा नाम है मिलियन टन्स पर एनम, यानी एक साल में इतना मिलियन टन निकालना है। कितना? तो 27 आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। योजना से उन राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है जो बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं और उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेंगे। अब हम देखते हैं शक्ति नीति के बारे में। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 2017 में विद्युत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम है स्कीम टू हार्नेस एंड अलॉटेड कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, यानी ये किससे संबंधित है? तो कोयले के वितरण से संबंधित है। पारदर्शी रूप से कोयला वितरण किया जाए, उसकी बोली लगाई जाए ताकि बिजली का क्षेत्र जो है अच्छे से काम कर सके, बिजली आ सके। कई बार आप देखेंगे 24-24 घंटे बिजली गायब रहती है, तो इस तरीके की मुसीबत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, उससे निपटने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। कोयले की नीलामी के माध्यम से उन बिजली संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान करता है जिनके पास ईंधन आपूर्ति समझौते नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, और एक तरह से जो पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ हो। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए बल्कि उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है जिनका भारी कर्ज चुकाया नहीं गया है। इसका उद्देश्य आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट किसके बारे में बात करेगी? तो ये रिपोर्ट बात करेगी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक अवधारणा है। इसमें क्या करते हैं, तो कार्बन जो है, इसका जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने का प्रयास करते हैं और कई बार इस कार्बन को स्टोर करते हैं, यानी कि भंडारित करते हैं। अब भंडारित कहाँ करते हैं? तो कई बार समुद्रों के नीचे करते हैं, कई बार जमीन के नीचे करते हैं। तो यही सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है।
ये चर्चा में क्यों है? तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS, स्टील, सीमेंट, तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल, रसायन और उर्वरक जैसे उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को डिकार्बोनाइज करने की तकनीक है, जो देश में CO2 उत्सर्जन को 2050 तक आधा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीति आयोग द्वारा तैयार CCUS के नीतिगत ढांचे पर एक रिपोर्ट ये कहती है। तो रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि CCUS ये किस लिए यूज किया जाता है? तो जो CO2 का उत्सर्जन होता है, इसी को डिकार्बोनाइज करने के लिए, इसमें से कार्बन हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जानते हैं रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो बात की जा रही है भारत में व्यापक बाजार अवसरों के साथ कैप्चर किए गए CO2 को विभिन्न मूल्य उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक परिपत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसके बारे में बात की जाए? तो CCUS के बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा रोजगार का सृजन भी करते हैं। उसके अलावा यह अनुमान लगाता है कि 2050 तक लगभग 750 MTPA मैंने आपको बताया है कि कार्बन कैप्चर चरणबद्ध तरीके से पूर्णकालिक समतुल्य FTE आधार पर लगभग 8 से 10 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। इसमें सुझाव क्या दिए गए? तो व्यापक स्तर के नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जैसे कि भारत ने अपने NDC लक्ष्यों को अद्यतन किया है। अब यहाँ पे एनडीसी क्या है? तो एनडीसी का पूरा नाम है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अगर इसको हम हिंदी में कहते हैं तो हिंदी में इसका मतलब होगा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। देखिए ये क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये एक प्लेज होती है, एक कसम होती है, एक शपथ होती है जो सारे देश अपने आप से लेते हैं। मतलब इनको कोई फोर्स नहीं करता है कि नहीं तुमको ये करना ही करना है। ये लोग अपने से फैसला करते हैं कि यार हमें ये चीज़ करनी है। जैसे हम लोग क्या करें, तैयारी करें, तब हम ये फैसला लेंगे कि हम सुबह कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, शाम को कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे कि नहीं करेंगे, मॉक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अब इसको इसके लिए कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई कानून नहीं बनाएगा कि सुबह अगर ये पढ़ना है तो यही पढ़ो, बल्कि हम देखेंगे कि हमारे हिसाब से क्या सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारे देश, दुनिया के सारे देश जो भी इसमें शामिल है, ये लोग क्या करते हैं? तो अपने स्तर पर, अपने राष्ट्रीय स्तर पर ये देखते हैं कि हमें इतना कार्बन उत्सर्जन कम करना है, इसके लिए ये नीति अपनानी है। तो ये सारे देश अपने स्तर पर ये काम करते हैं, इसके लिए कोई फोर्स नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। डिकार्बनाइजेशन प्राप्त करने के लिए कटौती रणनीति के रूप में CCUS की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों पर भारत की निर्भरता भविष्य में जारी रहने की संभावना है, इसलिए भारतीय संदर्भ में CCUS नीति की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि CCUS क्या होता है? तो CCUS गैस और वातावरण से CO2 को हटाने के लिए विधियों और तकनीकों को शामिल करता है। यानी ऐसी विधि और ऐसी टेक्नोलॉजी जो वातावरण से या गैस से CO2 को हटा दे, कार्बन उत्सर्जन कम कर दे, इसी को कहा जाता है CCUS। CCUS प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कैप्चर की गई CO2 को ईंधन, रेफ्रिजरेंट और निर्माण सामग्री में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें कि देशों को 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने और 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। अब यहाँ पे शुद्ध शून्य उत्सर्जन की बात की जा रही है। भारत ने कब तक कसम खाई कि इसको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पहुंच जाएगा? तो 2070 तक। CCUS से जुड़ी चुनौतियां कहते हैं, पहली बात तो एक बहुत महंगा ही है, दूसरा पुनर्नवीनीकरण CO2 की कम मांग, यानी जो यहाँ से CO2 पकड़ते हैं और उसको अलग जगह यूज करते हैं तो उसकी मांग अभी बहुत कम है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी विकसित करना बहुत महंगा पड़ जाता है। यहाँ पर CCUS तकनीक को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की। जैसे देखिए यहाँ से धुआं निकलेगा, CO2 निकलेगा यहाँ से। अब इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज यानी कि भंडारण कर सकते हैं। कहाँ पे? तो समुद्रों के नीचे कर सकते हैं। उसी तरीके से इसका यूटिलाइजेशन यानी कि इसकी उपयोगिता कहाँ पे हो सकती है? तो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? डायरेक्ट यूज इसका क्या है? प्रत्यक्ष उपयोग इसका क्या है? तो सॉल्वेंट बना सकते हैं, खाने में इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा EOR, EOR का पूरा नाम है इनहैंस्ड ऑयल रिकवरी, यानी कि जो तेल होता है उसको फिर से प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से बायोलॉजिकल यूज अगर हम देखेंगे तो ईंधन में हो गया, बायो तेल में हो गया, उसके अलावा केमिकल्स में हो गया। इसी तरीके से इसके यूज दिखाए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। यहाँ पर इकोनॉमी से जुड़े एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। और इकोनॉमी में भी अगर पर्टिकुलरली हम देखेंगे तो ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि मान लीजिए कोई ए नाम की कंपनी है, अब इसके 1000 कर्मचारी हैं। ठीक, अब कंपनी में कोई बात चल रही है कि शेयर बेचना है या कंपनी के दाम गिर रहे हैं या लाभ नहीं हो रहा, इस तरीके से कोई बात चल रही है। अब कंपनी ये निर्णय लेती है कि हमें शेयर बेचना है या शेयर खरीदना है। अब यहाँ पे जो 1000 लोग काम कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोग को पता चल रहा था कि कंपनी ऐसे फैसले ले रही है। अब ये लोग क्या करेंगे? तो इसी जानकारी के आधार पर या तो शेयर खरीदना शुरू कर देंगे या तो शेयर बेचना शुरू कर देंगे। यानी ऐसी जानकारी जो अभी तक पब्लिक के बीच नहीं आई है कंपनी के द्वारा, ऐसी जानकारी के आधार पर जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, इन लोग का ट्रेड करना ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है।
और एक तरीके से ये इल्लीगल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के सामने कोई डेटा आया नहीं है, कंपनी ने कोई अनाउंस तो किया नहीं, लेकिन आपको पता है तो ये क्या होगा? एक तरीके से धोखाधड़ी होगी ना। अब आप तो पब्लिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर कंपनी अच्छे निर्णय लेने जा रही है तो आप क्या करेंगे? बहुत ढेर सारे शेयर खरीद लेंगे। 10-20 हज़ार शेयर आप ही खरीद लेंगे, उसके बाद बेच के अमीर हो जाएँगे। और दूसरा, अगर कंपनी अलग तरीके से फैसले ले रही है, तो आप अपने शेयर बेच के बच जाएँगे, नुकसान किसी और का करवा देंगे। तो इसको सेबी ने इल्लीगल माना है। तो ये था इनसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब समझ गए होंगे कि कंपनी के ऐसी जानकारी जो अभी तक पब्लिक में नहीं आई है, कंपनी के एम्प्लॉयी द्वारा ऐसी जानकारी का फायदा उठा करके ट्रेड करना, इसी को कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी ने हाल ही में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री लाने के लिए मानदंडों में संशोधन किया, यानी जो स्टैंडर्ड तय किए गए थे इसके लिए अब सेबी ने इसमें संशोधन कर दिया है। सेबी ने फ्रंट रनिंग को बाजार में हेरफेर और अंदरूनी व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया है और इस गतिविधि पर कई फंड हाउसों को दंडित भी किया है। इनसाइडर ट्रेडिंग सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के अभ्यास को संदर्भित करता है, जबकि सॉरी ऐसी तीसरी सामग्री जानकारी के कब्जे में है, जो अभी तक सार्वजनिक जानकारी नहीं है। वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वही बता रहा। फ्रंट रनिंग एक बाजार कदाचार है, जहाँ एक डीलर, कदाचार का मतलब आप सभी को पता है कि गलत काम है, जहाँ एक डीलर, व्यापारी या फंड मैनेजर जो एक बड़े आगामी शेयर खरीद ऑर्डर के बारे में जानता है, उसी शेयर को थोक में अग्रिम रूप से खरीद लेता है, फिर बाद में बेच करके अमीर बन जाता है। इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं ग्रीन पिट वाइपर के बारे में। ये एक प्रकार का सांप है और ये बहुत ही खतरनाक सांप है भैया। इसका काटा पानी नहीं मांगता। वो कोई डायलॉग है ना कि मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता है, उसी तरीके से इसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। मतलब इसके जहर के ऊपर चीजें असर नहीं करती हैं, जो दवाएं हैं वो असर नहीं करती हैं। तो हम जानते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स में। यहाँ पे बात की जा रही है भारत में उपलब्ध एंटीवेनम। एंटीवेनम क्या है? तो एंटीवेनम एक दवा है जिसका यूज कब किया जाता है? तो जब सांप काट लेता है तो उसके जहर को काटने के लिए, यानी सांप के जहर को काटने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको प्रतिविष दवा कहा जा रहा है। उत्तर पूर्व में सर्पदंश के अधिकांश मामलों के पीछे ग्रीन पिट वाइपर के जहर का मुकाबला नहीं कर सकता है। यानी जो ग्रीन पिट वाइपर है, इसका जहर इतना खतरनाक है कि एंटीवेनम जो दवा है, इसका यूज करने पे भी ये जहर खत्म नहीं होता है। हरे रंग का पिट वाइपर, रसेल के वाइपर, उसके अलावा आर स्किल्ड वाइपर, तमाशा कोबरा या आम करैत से अधिक घातक नहीं हो सकता है। अगर हम देखें ग्रीन पिट वाइपर से संबंधित चिंताएं, तो ग्रीन पिट वाइपर रसेल वाइपर से अधिक घातक नहीं है, लेकिन जो इसके द्वारा जहर छोड़ा जाता है, हेमोटॉक्सिक जहर, वो शरीर के अंदर क्या करता है? तो रक्त को जमने से रोकता है। अब जब रक्त नहीं जमेगा तो जाहिर सी बात है कि शरीर के अंदर रक्तस्राव होगा, और जब रक्तस्राव होगा तो फिर अंततः डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से ये घातक हो जाता है। इसके अलावा भारत में उपलब्ध एंटीवेनम ग्रीन पिट वाइपर के जहर का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बताइए, अगर सांप काट ले रहा है और दवा उसका इलाज ही नहीं कर पा रहे, तो हम उसको कैसे बचाएंगे? और ये जो सांप काटता है, ये ज़्यादा जहरीला नहीं, लेकिन इसका जो जहर होता है ये क्या करता है? तो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, रक्त के थक्के नहीं बनने देता है, जिस वजह से शरीर के अंदर ही यहाँ पे रक्तस्राव होने लगता है। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। क्षेत्र में सर्पदंश के अधिकांश मामलों में ग्रीन पिट वाइपर की विभिन्न प्रजातियां शामिल होती हैं, जो अन्य विषैले सांपों को बनाती हैं। सांप के काटने की मानकीकृत रिपोर्टों का अभाव या कम रिपोर्टिंग है। वर्तमान उपलब्ध डेटा कहता है कि लगभग 1.4 मिलियन से अधिक मामले हैं, जिसके परिणामस्वरूप सालाना 1,25,000 मौतें होती हैं सांप के काटने से। पिट वाइपर क्या है? तो पिट वाइपर वाइपर की कोई भी प्रजाति, सब फैमिली क्रोटिलिनाई, जिसमें दो चल नुकीले दांतों के अलावा प्रत्येक आंख और नाक के बीच एक गर्मी संवेदनशील पिट अंग होता है, जो मिलकर उसे अपने गर्म खून वाले शिकार पर सटीक हमला करने में मदद करता है। पिट वाइपर रेगिस्तान से लेकर के वर्षों तक पाए जाते हैं। वे स्थलीय भी हो सकते हैं, वृक्षवासी भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं। यानी ये जल में भी रह सकते हैं, वृक्ष पर भी रह सकते हैं, स्थल पर भी रह सकते हैं। तो भैया भाग के जाएगा कहाँ कोई? मतलब ये हर जगह पाए जा रहे हैं। पेड़ पे भी ये चढ़ सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ भाई? कहाँ बचेंगे हम? कुछ प्रजातियाँ अंडे देती हैं और कुछ प्रजातियाँ बच्चे देती हैं। विषैले, तो पिट वाइपर प्रजातियों में कुबड़ नाक वाले पिट वाइपर हो गया, मैंग्रोव पिट वाइपर और मालाबार पिट वाइपर शामिल हैं। रसेल वाइपर और इस्सा स्किल्ड वाइपर भारत में पाए जाने वाले दो सबसे जहरीले वाइपर प्रजातियां हैं और भारत में 4 बड़े जहरीले और सबसे घातक सांपों में से एक है। तो यहाँ भारत में कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? रसेल वाइपर और सा स्किल्ड वाइपर भारत में पाई जाती हैं, पिट वाइपर की 2 प्रजातियां। सांप के काटने से संबंधित अगर आंकड़ा देखें तो बात की जा रही है कि लगभग 1.4 मिलियन मामले सामने आते हैं वैश्विक स्तर पर, जिसमें से 1,25,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये वार्षिक रूप से बात की जा रही है और भारत में वार्षिक रूप से लगभग 46,000 मौतें होती हैं सांप के काटने से, और ये दुनिया के किसी भी अन्य देश से सबसे अधिक है ये। उसके अलावा बात की जा रही है कि 77% पीड़ितों की मृत्यु स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर हुई है। यानी जो ये 46,000 लोग मर रहे हैं, इसमें से 77% ऐसे थे जिनको सुविधा मिली ही नहीं, जिनका इलाज ही नहीं किया जा सका। उसके अलावा बात करें भारत में
जून से सितंबर के बीच सर्पदंश की सबसे ज़्यादा घटनाएँ होती हैं। कब से कब तक? तो जून से सितंबर के बीच। क्यों? क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब साँप बाहर घूम रहे होते हैं। आप भी देख सकते हैं इस टाइम में बहुत सारे साँप इधर-उधर भटक रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। आते हैं बाहर सब एन्जॉय करने बिल से निकल के और एन्जॉय करने के चक्कर में किसी और को निपटा के चले जाते हैं। बताया जाता है कि पीड़ितों में लगभग 58% किसान और मज़दूर हैं। अब इसके पीछे वजह बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है किसान खेतों में काम करते हैं, वहाँ पे बिल रहती है। इसी तरीके से मज़दूरों का भी काम है, कई बार इनको घर बनाते समय या अन्य काम करते समय बिल में हाथ डालना पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ निकल के आती हैं, तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है? तो 58% संख्या किसान और मज़दूरों की है। ये है डेटा मैप के थ्रू, यहाँ पे जो इस तरीके से दिखाया गया है लाल कलर में, वो 2005 का डेटा है और जो ब्लैक कलर में आपको दिखाया जा रहा है, वो 2016 का डेटा है। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 2005 में 8700 मामले थे, 2016 में 116 मामले हैं। इसी तरीके से बिहार में भी आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब जिस भी राज्य से आप होंगे तो उस राज्य का आंकड़ा देख देख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, तो उसको आप मैप पे भी दर्शा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरीके के आंकड़े का प्रयोग अपने आंसर राइटिंग में करते हैं तो फिर भैया आंसर राइटिंग नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। और अगर मैप बना के कर दिए तो मतलब समझिए कि 1 नंबर तो आपका ऐसे ही बढ़ गया। 1 नंबर का मतलब होता है लगभग 10 रैंक बढ़ जाना और 10 रैंक मतलब समझ रहे हैं ना कि आईपीएस से सीधा आईएएस की कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो जाना। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक अमेज़िंग तथ्य के बारे में। देखिए यहाँ पे बात क्या रही है कि भोग के पत्थर यानी हंगर स्टोन के बारे में। अब ये हंगर स्टोन क्या है? भोग के पत्थर क्या हैं? तो पहले तो आप ये पत्थर देखिए, पहले आप ये इमेज देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और ये कहाँ पे पाए गए? तो ये यूरोप में पाए गए हैं। तो यही है, अब यहाँ पे ये पानी आप देख सकते हैं ना, जब पानी का स्तर यहाँ से नीचे आ जाता है, तो ये चीज़ें दिखने लगती हैं। अब जब ये दिखने लगी, तो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। ये चीज़ है क्या? ये पत्थर है क्या? तो यूरोप में कई बार जब भुखमरी आई थी, तो लोगों ने इन पत्थरों को यहाँ पे डाल दिया था नदी में, ताकि क्या कर सके, अगली पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, वो याद रख सके। अब ये आने वाली पीढ़ी को ये याद दिलाते हैं कि अगर पानी का स्तर इससे कम होता है और अगर ये अक्षर दिखने लगते हैं, तो इसका ये मतलब है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य उत्पादन प्रभावित होने वाला है। यहाँ पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। बात की जा रही है कि यूरोपीय आयोग के अनुसार यूरोप आधे सहस्राब्दी में सबसे भयानक सूखे से पीड़ित है। नदियां इतनी ज्यादा सूख गई हैं कि भूख के पत्थर सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अब ये भूख के पत्थर वही हैं जो ये याद दिलाते हैं कि अगर ये नदी सूखती है, पानी का स्तर इससे कम होता है, तो फिर आपको झेलना पड़ेगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, खाद्य उत्पादन में दिक्कत होगी। भूख के पत्थर मध्य यूरोप में सामान्य हाइड्रोलॉजिकल मार्कर और पूर्ववाद्य युग का है। वे आज की पीढ़ी को पहले की गंभीर जल कमी की याद दिलाते हैं। इन्हें हमारे पूर्वजों द्वारा नदियों में समाहित कर दिया गया था जब नदियाँ गंभीर स्तर तक पहुँच गई थी, जिससे अकाल और भोजन की कमी हो गई थी। तो अब फिर से यहाँ पे सूखा पड़ रहा है और फिर से ये पत्थर दिखने लगे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे चिंता जताई जा रही है। उसके अलावा बात की जा रही है कि पाए गए भूख पत्थरों पर अनोखी नक्काशी, जो चीज़ मैंने आपको पहले दिखाई है, जो अगली पीढ़ी को याद दिलाती है कि यदि पानी का स्तर इस बिंदु तक पहुँच गया, तो भोजन की उपलब्धता प्रभावित होगी। ये पत्थर 15वीं से 19वीं शताब्दी तक जर्मनी और अन्य जर्मन बस्तियों की नदियों में समा गए थे। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के बारे में। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसका दूसरा चरण जो है, इसको रांची, झारखंड से लॉन्च किया गया है। ये किस लिए लॉन्च किया जा रहा है? तो जो जनजातीय लोग हैं, इनमें कौशल विकास प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आदिवासी समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी और सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में झारखंड में ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया। इस पहल के तहत प्रयास भारत के युवाओं को बहु कौशल प्रदान करना और आजीविका को सक्षम बनाने के लिए उन्हें कार्यात्मक कौशल प्रदान करना है। बात की जाए ग्रामीण उद्यमिता परियोजना के बारे में, तो एक प्रकार का मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट है जिसमें एक से अधिक चीजें लेके चले जा रहे हैं, उसी को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। इसको कौन वित्त पोषित कर रहा है? पैसा कहाँ से मिल रहा है? तो पैसा मिल रहा है एनएसडीसी से। अब एनएसडीसी का इसको मैंने पहले ही बताया, लेकिन फिर भी इसका पूरा नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ पे शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश और झारखंड में शुरू किया गया। यहाँ पे लगभग 450 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह परियोजना 6 राज्यों, कौन-कौन से? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। इस परियोजना का महत्व क्या है? तो जनजातीय स्तर पर स्वामित्व बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यह पहल हमारी जनजातीय आबादी को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण या स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, स्थानीय अवसरों की कमी के कारण
होने वाले जबरन प्रवास को कम करना, उसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। ये योजना काम कैसे करेगी? तो चरण 1 में क्या किया गया था, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से लोगों को इकट्ठा किया गया था, जुटाया गया था छात्रों को। उसके अलावा चरण 2 तो पायलट प्रोजेक्ट का चरण 2 रांची में शुरू किया गया है, जिसे युवा विकास सोसाइटी द्वारा रांची में सेवा भारती केंद्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के तहत प्रशिक्षण निम्नलिखित नौकरी भूमिकाओं में आयोजित किया जाएगा जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक है। कौन-कौन से? तो इलेक्ट्रीशियन एवं सोलर पीवी इंस्टॉलेशन तकनीशियन, नलसाजी और चिनाई, दोपहिया वाहन की मरम्मत एवं रखरखाव, ई गवर्नेंस के साथ आईटी या आईटीईएस, कृषि यंत्रीकरण, यानी ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके इन क्षेत्रों में क्या किया जाए तो कौशल दिया जाएगा। इन सारे क्षेत्रों में स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी जनजातीय लोगों को। कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहलें कौन-कौन सी है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार मेला, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, क्षमता निर्माण योजना, स्कूल पहल और उच्च शिक्षा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र, प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में जान लें तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 31 जुलाई 2008 को गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई। वित्त मंत्रालय ने एनएसडीसी को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के रूप में स्थापित किया है, यानी इसमें सरकार और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलकर काम करेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के पास एनएसडीसी की 49% हिस्सेदारी है, जबकि निजी क्षेत्रों के पास कितना, तो 51% की हिस्सेदारी है। यानी इसमें निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, तो यह है निजी क्षेत्रों के पास। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए स्केल बेल और सफल पहल विकसित करने के लिए धन उपलब्ध करवाता है एनएसडीसी। यहाँ पे इमेज के थ्रू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उद्देश्य बताए गए हैं। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा किसी दिन हम लोग इसको अच्छे से डिटेल्स में कवर करेंगे ही। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि क्या कमी रह जा रही है पढ़ाने में, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आप बताएँगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। कोई भी टीचर हुआ, कोई भी इंसान हुआ, वो परिपूर्ण नहीं होता है, कोई भी कंप्लीट नहीं होता। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, तो मेरे अंदर भी हैं। ऐसा थोड़ी ना कि जो पढ़ा है उसको सारी चीज़ें पता है। जब आप बताएँगे तो मुझे पता चलेगी, और अगर आप बताते हैं उसके बाद भी मैं सुधार नहीं करता तो फिर वो मेरी गलती, मेरी कमी है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। जहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे सुधार किया जा सकता है।